हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि कॉलम क्या होता है, कॉलम के टाइप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देन उसके हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से, देन स्लेंडरनेस रेशो के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से भी हमने उसके टाइप्स जो है वो देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट, जो स्टील बार प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है और उसमें क्या क्या उसकी नेसेसिटीज है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें ये पता है कि ये जो कॉलम होता है ये बेसिक तरीके से एक कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। क्योंकि इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरीज द कॉम्प्रेशन लोड। कॉम्प्रेशन माने दैट इज पुश टाइप का लोड जो है वो इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है कि जो ये कॉलम है ये क्या क्या रहता है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर रेनफोर्समेंट रहेंगे, मतलब स्टील रहेगी, और इसके अंदर और क्या रहेगा, तो इसके अंदर कंक्रीट रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे बना रहता है, कंक्रीट और स्टील से जो है वो बना रहेगा। बेसिकली हमें ये पता है कि स्टील क्या करता है, तो स्टील जो है वो टेंशन में स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो ये स्टील क्या करेगा कि जितनी सारी टेंशन लोड है वो स्टील लेगा, लेकिन कंक्रीट जो है वो क्या रहता है, कंक्रीट जो है टेंशन में वीक लेकिन कॉम्प्रेशन में ये स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कंक्रीट कॉम्प्रेशन लोड लेगा और स्टील क्या लेगा, टेंसाइल लोड लेगा। अब ये कंक्रीट जो है वो कॉम्प्रेशन में स्ट्रॉन्ग है और ये जो मेंबर है हमारा ये भी कैसा है, कॉम्प्रेसिव लोड कैरी कर रहा है, मतलब ये टोटल जो है वो मेंबर कौन सा हुआ, कॉम्प्रेशन मेंबर हुआ। अब बेसिकली आपके दिमाग में ये तो सवाल आया होगा कि सपोज कि सर कि ये जो मेंबर है ये तो कॉम्प्रेसिव मेंबर है, जो क्या करेगा, आपका कॉम्प्रेशन लोड जो है वो कैरी करेगा। तो ये जो स्टील है ये हम इसमें प्रोवाइड क्यों करते हैं, स्टील की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल मेंबर क्या कर रहा है, कॉम्प्रेशन लोड ले रहा है। कॉम्प्रेशन को कौन कैरी करेगा, तो कॉम्प्रेशन को कंक्रीट कैरी करेगा, तो स्टील का काम है ही नहीं। तो फिर भी इसमें स्टील क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये सवाल भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये स्टील जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है। भले ही ये कॉम्प्रेशन मेंबर है फिर भी हम उसमें स्टील जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के हमें देखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों का फंक्शन क्या रहता है ये आज हमें समझना है। तो बेसिकली जो आपका कंक्रीट रहेगा, बीम रहेगा, कॉलम रहेगा, ये सपोज बीम है, तो ये बीम में क्या होता है कि ये टेंसाइल मेंबर है, इसके ऊपर जब लोड आता है तो ये कैसे हो जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। अगर ये इस तरह से बेंड होगा तो इसके बॉटम साइड में जो है वो टेंशन आता है, टॉप साइड में जो है वो कॉम्प्रेशन आता है। टॉप साइड में कॉम्प्रेशन आता है, कॉम्प्रेशन कैरी करता है कंक्रीट, इसलिए हम टॉप साइड में उसकी रेनफोर्समेंट या स्टील जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। हम हमेशा बॉटम साइड में टेंशन आता है, टेंशन को कैरी करेगा स्टील, इसीलिए हम बॉटम साइड में इसके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज स्टील जो है वो बॉटम साइड में प्रोवाइड करते हैं। ये टेंसाइल मेंबर था इसलिए, लेकिन ये कैसा है, कॉम्प्रेशन मेंबर है। तो ऑलवेज ये दोनों की कुछ एक बॉन्डिंग रहती है, ये दोनों की बॉन्डिंग में स्टील हमेशा कंक्रीट को क्या कहता है, तो हमारा स्टील कंक्रीट को कहता है कि भाई तू टेंशन ना ले, भाई तू टेंशन ना ले। टेंशन लेने का काम किसका है, स्टील का। कॉम्प्रेशन कौन लेगा, कंक्रीट लेगा। टेंशन टोटली आएगा स्टील के ऊपर, ठीक है। तो ये बोलता है अपना स्टील कंक्रीट को कि भाई तू टेंशन ना ले, टेंशन मैं लूंगा, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसमें कंक्रीट तो है ही जो कॉम्प्रेशन कैरी करेगा। अब ये स्टील का काम क्या रहेगा, तो बेसिकली इसके दो फंक्शन जो है हम इसको लगाते हैं, जिसके हिसाब से ये आरसीसी जो है हम प्रोवाइड करते हैं। आरसीसी माने रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब इसके अंदर हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया। अब इसका क्या काम रहेगा, तो इसके दो फंक्शन है बेसिकली जो आपके स्क्रीन पे है। तो पहला जो फंक्शन है वो है कि प्लेन कंक्रीट कॉलम रिक्वायर्ड लार्ज एरिया एज कंपेयर टू द आरसीसी कॉलम। अब क्या होता है, सेम लोडिंग के लिए अगर इसके ऊपर सपोज 100 किलो न्यूटन जो है वो लोड आ रहा है, ठीक है। सपोज इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, 100 किलो न्यूटन, तो ये क्या करेगा, 100 किलो न्यूटन टोटली कॉम्प्रेसिव लोड आएगा। तो अगर मैं इसके अंदर ये स्टील जो है वो प्रोवाइड नहीं करता हूं तो इसका एरिया जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा B/D ये क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। वही अगर मैं इसमें स्टील प्रोवाइड कर देता हूं
तो इसका एरिया जो है, मतलब ये जो इसका एरिया है B इंटू डी, ये स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसी 100 किलो न्यूटन को अगर मैं इसमें स्टील प्रोवाइड नहीं करता हूं, तो सपोज ये 300 इंटू 600 अगर लग सकता है, तो इसके अंदर अगर मैं स्टील प्रोवाइड करता हूं, तो यही 100 किलो न्यूटन ये आपका 200 इंटू 400 mm भी लोड कैरी कर सकता है। तो बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि आप स्टील क्यों प्रोवाइड करते हो, तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ठीक है, कॉलम की साइज जो है वो बढ़ सकती है अगर मैं स्टील प्रोवाइड नहीं करता हूं। अगर स्टील में प्रोवाइड करूंगा तो कॉलम की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। ये उसका पहला रीजन था। देन सेकंड रीजन क्या है हमारे पास, तो सेकंड रीजन आपके स्क्रीन पे है, दैट इज ए मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन कॉन्क्रीट। ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या, अगर वो जरूरी है या नहीं है, फिर भी हमें मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील जो है वो कंक्रीट में प्रोवाइड करना रहता ही रहता है, वो चाहे लोड लो या ना लो, लेकिन मिनिमम एरिया हमें प्रोवाइड करना है। मैंने बोला कि 100 किलो न्यूटन तो है, 100 किलो न्यूटन लोड क्या है, कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव लोड लेगा कंक्रीट, लेकिन इसके ऊपर लोड आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं। लेकिन हमारा आईएस स्पेसिफिकेशन बोलता है कि इसके अंदर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होना ही चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये दो रीजन की वजह से हम जो है वो कॉलम में रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड कर दी, बेसिकली हमें इसके बारे में देखना है कि ये जो रेनफोर्समेंट दिख रही है आपको, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इसके बारे में आज हमें देखना है। तो बेसिकली जो वर्टिकल बार होता है इसको हम मेन बार बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल बार भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या मेन बार जो है बोलते हैं। देन ये जो आपको दिख रही है ये रिंग्स रहती है जिसको हम स्टीरप्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट या फिर टाइज जो है वो बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं, स्टीरप जनरली हम बीम में यूज करते हैं, इसमें हम टाइज यूज करते हैं जिसको हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट भी बोला जाता है। सो दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ वाइज रहेगी और ये इसके अलोंग डायरेक्शन में रहेंगी, ठीक है, ट्रांसफर डायरेक्शन में रहेगी, इसको हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट जो है वो बोलेंगे। अब इसके बारे में आज हमें देखना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पता है कि कंक्रीट में जो है या कॉम्प्रेशन, ये अगर हमने कॉलम ले लिया, सपोज दिस इज कॉलम है ये, ठीक है, ये इसका सेक्शन है। अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन में दिखाना चाहूं तो क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें ये 4 बार मैंने प्रोवाइड किए गए हैं। जो मेन बार है ये आपको इस तरह से यहां पे दिखाई देंगे, दिस इज 1 2 एंड इसके टॉप साइड में जो है वो 2 है। तो इस तरह से हमने बार भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये जो रहता है इसी को हम मेन बार बोलते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल बार जो है वो बोला जाता है। इसका काम क्या रहेगा, तो बेसिकली इसके काम जो है वो आपको देखने हैं। सो बेसिकली पहला ही काम मैंने बोला था कि ये क्या कहता है कि इसके साइजेस को है वो रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस करने के लिए भी होगा, इसी को हम मेन स्टील या लॉन्गिट्यूडनल बार भी बोला जाता है। देन दूसरा क्या रहेगा कि क्या करेगा, ये टोटल जो लोड आने वाला है कॉम्प्रेसिव लोड, उसको शेयर करेगा, मतलब उसमें बांट लेगा। टोटल जो है कंक्रीट के आने वाला लोड जो है वो थोड़ा लोड जो है वो स्टील ले लेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, तो टू रेजिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, टेंशन लेना। तो ये जो है रेजिस्ट क्या करेगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेसेस जो आने वाली है उसको रेजिस्ट करेगा। देन डक्टिलिटी को इंपार्ट करेगा। देन लास्ट जो है टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस कांस्टेंट लोड। अब होता क्या है कि इसके ऊपर कंटिन्यूअस, बेसिकली आपको ये 2 टर्म समझना है अभी कि क्रीप क्या होता है और श्रिंकेज क्या होता है। तो देयरफॉर क्रीप और श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज माने क्या, तो जब आप क्या करते हो कंक्रीट में पानी मिला देते हो, ठीक है, जब आप कंक्रीट बनाते हो तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका पानी जो है वो सूखते रहता है, वाटर एब्जॉर्ब होने रहता है, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम जो है वो डिडक्ट होते रहता है, कम कम होते रहता है। उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज, श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है, दैट इज श्रिंकेज। क्रीप क्या होगा, तो क्रीप क्या होता है, ये एक स्मॉल या कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। अब क्या होगा कि ये जो बीम या कॉलम हम स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं तो ये 50 साल 100 साल तक ये ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर लोड आते ही रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी लोड आते रहता है उसकी वजह से ये बहुत मतलब सालों सालों तक ये थोड़ा थोड़ा सेटल होते रहता है।
ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा सेटल होते रहता है, किस वजह से? कंटिन्यूअस कांस्टेंट लोड की वजह से, उसको बोला जाता है क्रीप। तो क्रीप क्या होगी? कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी कांस्टेंट लोड के लिए। श्रिंकेज क्या होगी? एक अर्लियर प्रोसीजर होगी, जब हम क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं उसमें, तब से। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन बार और मेन स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल बार जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। देन इसी के साथ इसके अंदर आते हैं जो स्टीरअप्स। ठीक है, इसी को हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर रेनफोर्समेंट कैसे दिखाई देंगी? आपको यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसफर रेनफोर्समेंट जो है वो दिखाई देगी। तो दिस इज ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब इसी को ट्रांसफर रेनफोर्समेंट क्यों बोला जाता है? तो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का काम क्या रहता है, ये हमें देखना है। तो बेसिकली ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का काम क्या रहेगा कि ये जो आपके मेन बार है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 बार को एक शेप में पकड़ के रखना। जिस शेप में आप कॉलम बना रहे हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ऑक्टेगोनल हो, हेक्सागोनल हो, सर्कुलर हो, जिस शेप में आप कॉलम बनाओगे उस शेप में इसको पकड़ के रखना है। ये काम है मेन स्टीरअप्स का या फिर ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का। ये पहला काम हो गया। सेकेंड काम क्या है? तो सेकेंड काम है प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने ये एक बहुत बड़ा जो बार है वो उसमें डाल दिया है, तो ये क्या होंगे, जैसे ही लोड आ जाएगा वो बकल हो जाएगा। मतलब क्या, ये स्ट्रेट था, वो इस तरह से आपका बकल हो सकता है बार। अब ये बकलिंग ना हो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको पकड़ के रखना है। तो इसको पकड़ के रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफर रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या कि ये मेन बार का बकलिंग ना हो, बेंड ना हो, इसके लिए हम जो है वो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्या है, टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। तो ये मैंने आपको सिखा दिया था कि डायगोनल टेंशन क्या होता है। बेसिकली मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ये जो स्टीरअप्स है, ठीक है, तो ये जो स्टीरअप्स है, ये अगर सपोज ऐसी है, तो अब क्या है कि मैंने यहां से एक छोटा सा कंक्रीट का पार्ट जो है वो उठा लिया। ये कंक्रीट का छोटा सा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे बड़ा होकर दिखाते हैं। झूम कर लो, उसको झूम कर लो, तो ये बड़ा होकर पार्ट दिख रहा है आपको। अब हो क्या गया कि इसके ऊपर शेयर फोर्सेस आते हैं। अब शेयर मतलब क्या? तो शेयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल, अब ये देखो टेंजेंशियल फोर्स है, ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे जा रहा है, तो ये आपके बॉडी को क्या करेगा, आपकी बॉडी को ये इस तरह से झुका देगा। ये इस तरफ लेके जाएगा, ये इस तरफ लेके जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है वो इस तरह से हो जाएगी। अगर ये इस तरह से होती है तो यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन इन एरिया। इसकी वजह से यहां पे क्या होगा, क्रैक्स आएंगी, डायगोनल क्रैक्स आएगी, डायगोनल टेंशन आएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है वो एक ऐसा और एक ऐसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। इसी को हम स्टीरअप्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टीरअप्स क्या करेगा, आपकी डायगोनल टेंशन को जो है वो प्रिवेंट करेगा। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से मेन बार का काम क्या होता है, ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ क्राइटेरियाज है, आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस है, जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है, तो आईएस कोड स्पेसिफिक में क्या बोला जाता है, तो पहला हमारा आईएस 456-2000 स्पेसिफिकेशन है, दैट इज कवर। अब कवर क्या होता है, कवर कितना होना चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम ये कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कॉलम है, ये मेरा मेन बार हुआ और ये मेन बार हुआ। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कंक्रीटिंग करते समय इसका जो कवर होता है, नॉमिनल कवर, ये कवर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कवर, ये मतलब मेन बार और ये आपका कंक्रीट का जो आउटर पोर्शन है वो। तो ये जो कवर होता है ये कितना होना चाहिए, तो ये नॉमिनल कवर होना चाहिए मिनिमम 40 mm। ठीक है, मिनिमम बोला, ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये 40 mm मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 40 mm से कम जो है वो नहीं चलेगा। अगर आपका कॉलम एकदम ही छोटा है, मतलब क्या, जब सपोज यहाँ पे बार जो है वो 12 mm का प्रोवाइड किया गया है, तब आप उसमें 25 mm तक कवर रख सकते हो। अदरवाइज इस कवर के दो क्राइटेरिया है। दो क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया क्या है कि 40 mm और दूसरा है डायमीटर ऑफ द मेन बार। तो इन दोनों में से शुड नॉट बी लेस दैन, मतलब इन दोनों में से छोटा नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितना चाहिए, 40 mm आपको कवर प्रोवाइड करना ही करना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया कवर। तो ये कवर कहाँ है, यहां पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, कवर होता है। देन सेकंड क्या है, तो स्लेंडरनेस रेशियो।
अब स्लेंडरनेस रेशियो को हमने डिनोट किया था लैम्बडा से। ये क्या होता था कि अनसपोर्टेड लेंथ दैट इज LE इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन होता था। ठीक है, ये होता था। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये कहता है कि स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज unsupported length divided by least lateral dimension should not be greater than 60 times of lateral dimension। तो क्या होना चाहिए कि आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 60 टाइम्स लैटरल डायमेंशन से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब उससे छोटा होना चाहिए। तो ये भी क्राइटेरिया आपको याद रखना है कॉलम डिजाइन करते टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा इसेंट्रिसिटी। तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोड आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए था, एग्जैक्टली y एक्सिस में होना चाहिए था और x एक्सिस में होना चाहिए। अगर ये लोड x और y एक्सिस पे नहीं आता है, कहीं और पे आता है, तो उसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो सपोज ये लोड यहाँ पे नहीं आते हुए यहाँ पे आ गया होता, तो ये डिस्टेंस मतलब क्या होता, इसेंट्रिसिटी होता था। अब ये इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, सपोज ये लोड x एंड y पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं होते हुए सपोज ये लोड यहाँ पे आ गया, ठीक है, P, सो दिस डिस्टेंस विल बी इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्लॉज ये कहता है कि दैट इज इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय 500 प्लस दैट इज लीस्ट लैटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, अपना मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है। तो इससे आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालना है कि ये कितनी होनी चाहिए। ऑलवेज ये भी याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी जो है वो 20 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिजाइन करते टाइम ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो है वो 20 mm ही रहेगी। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 mm। तो ये हो गया मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी माने क्या, एक लोड जो है वो जहां पे एक्ट कर रहा है उससे सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस माने इसेंट्रिसिटी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ ही आपको इसके क्राइटेरिया जो है वो कुछ याद रखने हैं। जैसे कि क्राइटेरिया में मेन स्टील के बारे में कुछ क्राइटेरिया बताया है, तो ये जो मेन स्टील है वो क्राइटेरिया क्या है, तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, एक एक करके आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप देख लो कि मिनिमम क्राइटेरिया में मेन बार जो है वो क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो मेन बार है उसका परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.8% एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6%। मतलब क्या, तो आप जो ये मेन स्टील प्रोवाइड करोगे वो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 6%, तो टोटल इसके ग्रॉस क्रॉस सेक्शन का। ग्रॉस क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, सपोज दिस इज बी एंड डी, तो अगर आप AST मिनिमम निकालते हो, मिनिमम मतलब मिनिमम एरिया ऑफ दिस स्टील, तो मिनिमम कितना 0.8%, ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज B इंटू डी। तो ये जो होता है वो मिनिमम होता है। मैक्सिमम कितना होता है, तो AST मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना 6% से ज्यादा नहीं, 6% से ज्यादा नहीं, तो दैट इज 6%। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये हुआ पहला मेन स्टील के बारे में। सेकंड क्या बोला है मेन स्टील के बारे में, तो मिनिमम नंबर ऑफ बार। अब मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होने चाहिए, तो शुड बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है तो उसमें 4 और सर्कुलर है तो उसमें 6। ये बातें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। आपको एमसीक्यूज एग्जाम में पूछी ही जाती है कि मिनिमम एरिया कितना है, मैक्सिमम एरिया कितना है, मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपको पूछा जाता है। ये बातें ध्यान रखो। तो बेसिकली अगर आपका कॉलम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है तो इसमें 4 बार तो होना ही होना। 4 के बाद आप 5, 6, 7, 8 ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें 3 बार आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। देन अगर आपका कॉलम सर्कुलर है तो सर्कुलर में मिनिमम 6 बार आपको चाहिए रहेंगे। ठीक है, मिनिमम कितने, 6 बार। 6 से आप 5 पे नहीं जा सकते। ठीक है, 6 से आप 5 पे नहीं जा सकते। 6 से 7, 8, 9 उससे ज्यादा आप बार यूज कर सकते हैं, लेकिन 6 से कम बार जो है आपको यूज नहीं करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज बार शॉल नॉट बी लेस देन 12 mm। ठीक है, तो मिनिमम डायमीटर ये, अगर आप कॉलम बनाते हो तो कॉलम में ये जो मेन बार है वो 12 mm से कम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, 12 mm से ज्यादा
ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट लोड के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, 16 का, 20 का, 24 का, लेकिन 12 mm से छोटा बार जो है वो मेन के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हेलिकल रेनफोर्समेंट हैव लिस्ट मिनिमम कितने, 6 रेनफोर्समेंट। तो हेलिकल जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, हेलिकल मतलब क्या, तो जैसे स्पाइरल रहता है उसका, ठीक है, तो स्पाइरल अगर रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो तो उसमें भी मिनिमम कितने चाहिए, 6 रेनफोर्समेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देन द लास्ट इज स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी एक्सीड 300 mm। ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग जो होती है, सपोज ये स्पेसिंग है, ठीक है, तो इन दोनों की जो स्पेसिंग होती है वो 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग मतलब क्या, 2 रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस, तो इससे ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। 300 mm ये मिनिमम है। ठीक है, तो स्पेसिंग कितनी, 300 mm मिनिमम जो है वो स्पेसिंग उसमें होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये भी IS 456/2000 पे क्लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये तो हो गया मेन स्किल के बारे में। अब जानते हैं ट्रांसवर्स के बारे में, मतलब ये जो रिंग होती है ये ठीक है, ये जो होती है ये टाइज बोलते हैं इसको, या फिर स्टीरल बोलते हैं, या फिर ट्रांसफर रेनफोर्समेंट भी बोला जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है वो देखना है। तो इसका पहला क्राइटेरिया ये है, तो डायमीटर जो है वो डायमीटर कितना होना चाहिए, तो उसका पहला क्राइटेरिया है 1/4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द मेन बार। ठीक है, डायमीटर ऑफ मेन बार। तो सपोज क्या, मेन बार अगर मैंने 20 mm का यूज किया है तो देयरफॉर 1/4 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 5 mm, और सेकेंड क्राइटेरिया उसका 6 mm। ठीक है, बेसिकली जो आप टाइज यूज करते हो वो कितना होना चाहिए, तो 1/4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार और 6 mm। इसमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू रहेगी वो आपको स्टीरअप्स के लिए प्रोवाइड करनी है। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगी, ठीक है, whichever इज ग्रेटर, वो वैल्यू आपको यूज करना है इसका डायमीटर। देन इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो इसकी स्पेसिंग के लिए भी क्राइटेरिया है, दैट इज स्पेसिंग को ही हम पिच बोलते हैं। मतलब क्या, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये दोनों का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा पिच। ठीक है, या फिर इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये कितना होना चाहिए स्पेसिंग, तो ये होना चाहिए। इसके लिए क्राइटेरियाज है, फर्स्ट दैट इज लीस्ट लैटरल डायमेंशन, सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा 16 टाइम्स ऑफ मेन बार का डायमीटर। ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ मेन बार का डायमीटर, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा 300 mm। ठीक है, 300 mm। इनमें से जो भी मिनिमम रहेगा, ठीक है, तीनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो हम प्रोवाइड करेंगे एज ए पिच के लिए। तो आपके आईएस कोड में लिखा है कि शुड नॉट बी ग्रेटर दैन, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है पिच के लिए। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपको याद रखना है। देन सेम चीज जो है वो हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए भी होती है। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए भी डायमीटर आपको इसी से प्रोवाइड करना रहता है। देन अगर पिच की बात करते हो तो वहां पे पिच के लिए एक 2 क्राइटेरिया रहते हैं, फर्स्ट इज 75 mm, और जो रहेगा वो रहेगा 16 टाइम्स ऑफ दैट इज स्पेसिंग इन अ मेन बार। तो स्पेसिंग इन मेन बार की जो रहेगी वो, तो इन दोनों में से जो भी आपको ग्रेटर वैल्यू रहेगी वो आपको प्रोवाइड करना है हेलिकल के लिए। तो इस तरह से हमने आज कॉलम की मेन बार और जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट है उसके बारे में जो है वो जानकारी ली है कि रेनफोर्समेंट कितने होने चाहिए, क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, टेंशन कौन लेगा, कंप्रेशन कौन लेगा, इस तरह से। तो आगे भी इस तरह के कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।